के इन स्रोतों में कई दिलचस्प और अहम मुद्दे हैं, जैसे देश के नए उपराष्ट्रपति, फिर तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की हमारी कोशिशें, पड़ोसी देश नेपाल के क्या हालात है, महिला शक्ति का एक नया प्रदर्शन भी है, और हाँ, वैश्विक संसाधनों पर जो खींचतान चल रही है, स्वास्थ्य में एक अच्छी खबर, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गतिविधियां और भारत की अपनी सांस्कृतिक विविधता, उस पर भी बात करेंगे। हमारा इरादा है कि इन सभी विषयों के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें खंगालें, उनके बीच का कनेक्शन समझें और ये जाने कि इन सब का हमारे लिए मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पड़ताल। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजनीति की एक बड़ी खबर से। भारत को नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने ये चुनाव जीता है। अब ये पद सिर्फ एक औपचारिकता तो है नहीं, देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है ये। इसका असल महत्व क्या है, जरा इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति के चुनाव, उनकी शक्तियां और उन्हें हटाने की प्रक्रिया, सब कुछ दिया हुआ है। और वो सिर्फ देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख ही नहीं है, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वो राज्यसभा यानी हमारे संसद के अपर हाउस, उसके सभापति होते हैं। इतिहास देखें तो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और अब 2025 में सीपी राधाकृष्णन जी ने जगदीप धनखड़ जी की जगह ली है। तो राज्यसभा सभापति होने का मतलब है कि संसद के जो रोजमर्रा के काम हैं उन पर उनका सीधा असर होगा। निश्चित रूप से, बिल्कुल सीधा असर। राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन, नियंत्रण, वो सब उन्हीं के हाथ में होता है। मतलब सदन में डिसिप्लिन बनाए रखना, किस सदस्यों को बोलने का कितना समय देना है, नियमों की व्याख्या करना और सबसे जरूरी वोटिंग करवाना, ये सब उनकी जिम्मेदारियां हैं। और इसका असर, जैसा आपने कहा, आने वाले विधेयकों पर पड़ेगा। खासकर वो बिल जो आर्थिक सुधारों से जुड़े हैं या कह लीजिए थोड़े विवादास्पद हैं, उनके पारित होने की प्रक्रिया पर सीधा असर दिखेगा। अच्छा, और संवैधानिक तौर पर क्या उनकी भूमिका सिर्फ तभी अहम होती है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट वाली भूमिका? वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इस पे कोई शक नहीं। अगर किसी भी वजह से मान लीजिए मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग, राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, राज्यसभा सभापति के तौर पर उनकी भूमिका लगातार चलती है और सीधे तौर पर हमारी विधायी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। और हाँ, इस चुनाव परिणाम से जो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन है, उसे राज्यसभा में अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में, अपने कानून पास कराने में निश्चित तौर पर और मदद मिलेगी। समझ गई। ठीक है, अब जरा तकनीकी की दुनिया का रुख करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात तो हम काफी सुन रहे हैं, लेकिन आजकल सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई, इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर है। ये सेमीकंडक्टर्स आखिर है क्या चीज, और ये इतने जरूरी क्यों हो गए हैं अचानक? हाँ, सेमीकंडक्टर, सरल भाषा में कहूं तो ये वो छोटी छोटी चिप्स होती है ना, जो आज के लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का समझिए दिमाग होती हैं। आपका फोन है, लैपटॉप है, कार, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि मिसाइलों में भी। इनके बिना तो आज की जो डिजिटल दुनिया है वो एक तरह से ठप पड़ जाएगी। हाँ। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत इन जरूरी चिप्स के लिए और दूसरी हाईटेक चीजों के लिए अमेरिका, यूरोप, ताइवान और हाँ, चीन जैसे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा है। तो ये निर्भरता कम करने की जरूरत अचानक क्यों महसूस हुई? क्या कोई खास वजह? हाँ, इसकी दो बड़ी वजहें हाल के सालों में एकदम सामने आई। पहली तो थी कोविड-19 महामारी। उसने दुनिया भर की सप्लाई चेन को बुरी तरह से तोड़ दिया और हमें ये एहसास दिलाया कि भाई जरूरी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है। हाँ, ये तो सही बात है। और दूसरी वजह है अमेरिका और चीन के बीच जो बढ़ता हुआ ट्रेड वॉर और टेक वॉर है। उसने ये साफ कर दिया कि भाई तकनीकी निर्भरता सिर्फ एक इकोनॉमिक मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी, उसका भी सवाल है। तो क्या भारत सरकार इस दिशा में सिर्फ बातें कर रही है या कुछ ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं? नहीं, अब ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल। सरकार ने नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए भी एक एआई इनोवेशन फ्रेमवर्क पर तेजी से काम चल रहा है। लक्ष्य है कि 2025 तक इसमें अच्छी खासी प्रगति कर ली जाए।
और इसके लिए सिर्फ देश में प्रोडक्शन बढ़ाने पर ही जोर नहीं है, बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप जैसे देशों के साथ मिलकर सप्लाई के वैकल्पिक रास्ते भी बनाए जा रहे हैं, ताकि किसी एक देश पर, खासकर चीन पर, निर्भरता ना रहे। अच्छा, साथ ही भविष्य की जो तकनीकें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब भविष्य के सुपर पावरफुल कंप्यूटर, और डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसमें भी बड़ा निवेश हो रहा है। तो इसका असर क्या सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा या इसके मायने और भी गहरे हैं? नहीं, इसके मायने बहुत गहरे हैं। आर्थिक रूप से तो हाँ, फायदा होगा ही। व्यापार घाटा कम हो सकता है, देश में रोजगार बढ़ेंगे, वो सब तो हैं। लेकिन रणनीतिक तौर पर देखें तो चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम होना ये भारत की सुरक्षा और विदेश नीति को मजबूती देगा। और अगर हम भविष्य की सोचें तो सेमीकंडक्टर और एआई ये वो तकनीकें हैं जो 21वीं सदी में दुनिया का नक्शा बदल देंगी। अगर भारत इन क्षेत्रों में सचमुच आत्मनिर्भर बन जाता है तो ये सिर्फ आर्थिक तरक्की नहीं होगी, ये वैश्विक शक्ति संतुलन में, ग्लोबल पावर बैलेंस में भारत का वजन कई गुना बढ़ा देगा। ये सिर्फ चिप्स बनाने की दौड़ नहीं है, ये भविष्य की वैश्विक दौड़ में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश है। वैश्विक बदलाव और रणनीतिक चिंताएं, इनका असर हमारे पड़ोस पर भी तो पड़ता होगा। हाल ही में नेपाल से खबरें आ रही थीं कि काठमांडू और दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। क्या मामला है वहाँ? हाँ, नेपाल का जो घटनाक्रम है वो वाकई चिंताजनक है और भारत के लिए महत्वपूर्ण भी है। आपको याद होगा, नेपाल ने 2008 में राजशाही खत्म करके लोकतंत्र अपनाया था। हाँ। लेकिन तब से वहां लगातार एक तरह की राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। सरकारें आती जाती रही हैं, आर्थिक विकास वैसा नहीं हुआ जैसी उम्मीद थी, और भ्रष्टाचार वो एक बड़ी समस्या बना हुआ है। और ये जो अभी प्रदर्शन हुए, ये किस बारे में थे? ये प्रदर्शन, जिनमें खासकर युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो मुख्य रूप से दो मुद्दों पर थे। एक तो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, और दूसरा सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर नियंत्रण लगाने की, या कहें सेंसरशिप की कोशिशें। और दुर्भाग्य से काठमांडू और पोखरा जैसे शहरों में ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गए, झड़पें हुई, और स्थिति को संभालने के लिए सेना तक को बुलाना पड़ा। इससे वहां की सरकार पर काफी दबाव है। लेकिन ये तो नेपाल का अंदरूनी मामला लगता है, भारत को इससे क्या लेना देना? देखिए, नेपाल सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं है ना, हमारे बहुत गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक रिश्ते हैं, लोगों के बीच रिश्ते हैं, खुली सीमा है हमारी। हाँ, वो तो है। इसलिए नेपाल में होने वाली कोई भी बड़ी उथल पुथल का असर भारत पर पड़ना लाजमी है, खासकर सीमा सुरक्षा के लिहाज से। और जो तराई का इलाका है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं, वहां की स्थिरता भारत के लिए बहुत मायने रखती है। इसके अलावा एक और पहलू है, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का फायदा चीन जैसी बाहरी ताकतें उठा सकती हैं, जो पहले से ही वहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में लगी हैं, और ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो भारत के लिए ये स्थिति काफी नाजुक है, कह सकते हैं? बिल्कुल, बहुत नाजुक। भारत को अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत बहुत संभल कर कदम उठाने होंगे। एक तरफ नेपाल की संप्रभुता और उनके अंदरूनी मामलों का सम्मान करना है, तो दूसरी तरफ ये भी देखना है कि वहां की अस्थिरता का असर हमारी सुरक्षा और हमारे हितों पर ना पड़े। ये एक तरह से कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। चलिए, अब जरा मुश्किल हालात से हटकर एक प्रेरणा देने वाली खबर का रुख करते हैं। तीनों सेनाओं की महिलाओं की एक टीम समुद्री यात्रा पर निकली है, ISB त्रिवेणी। ये 2017 वाली नाविका सागर परिक्रमा जैसा ही कुछ है क्या? वो भी तो काफी चर्चा में रही थी। हाँ, बिल्कुल। ये उसी कड़ी में एक और शानदार पहल है। 2017 में नौसेना की महिला अधिकारियों ने INSV तारिणी पर पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर इतिहास रचा था। हाँ, याद है मुझे। वो मिशन महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक बना था। अब ये जो ISV त्रिवेणी है, ये इस मायने में और भी खास है क्योंकि ये एक ट्राई सर्विसेज यानी संयुक्त प्रयास है। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की महिला अधिकारी शामिल हैं। अच्छा, तो मतलब इसका मकसद सिर्फ समुद्री यात्रा करना ही नहीं होगा, कुछ और भी होगा? नहीं, इसका मकसद कई ज्यादा बड़ा है। इस चुनौतीपूर्ण समुद्री यात्रा के जरिए इन महिला अधिकारियों की सहन शक्ति, उनका लीडरशिप स्किल और सबसे बढ़कर तीनों सेनाओं के बीच जो तालमेल है, आपसी सहयोग है, उस क्षमता को परखना और दुनिया के सामने लाना है। ये दिखाता है कि महिलाएं रक्षा बलों में न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि सबसे मुश्किल अभियानों का नेतृत्व करने में भी पूरी तरह सक्षम हैं। ये तो वाकई काबिले तारीफ है। इसका समाज पर क्या असर देखती हैं आप? क्या लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी? असर बहुत सकारात्मक होगा, मुझे लगता है। पहला तो ये कि ये रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करेगा, उनके लिए नए रास्ते खोलेगा। दूसरा, जैसा आपने कहा, ऐसी उपलब्धियां देखकर देश भर की लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी कि वो भी सेनाओं में शामिल होकर देश की सेवा कर सकती हैं।
और भविष्य के लिहाज से देखें तो ये भारतीय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। तकनीक और आत्मनिर्भरता की बात हमने की थी अभी, लेकिन तकनीक चलती है खास चीजों से, जैसे रेयर अर्थ खनिज, और सुनने में आया है कि चीन ने इनके निर्यात पर फिर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। ये रेयर अर्थ क्या होते हैं और चीन ऐसा क्यों कर रहा है बार बार? हाँ, ये एक गंभीर मामला है जो दुनिया भर की सरकारों और कंपनियों को परेशान कर रहा है वाकई। रेयर अर्थ मिनरल्स असल में 17 तत्वों का एक समूह है, जैसे नियोडीमियम, डिस्प्रोजियम वगैरह। नाम थोड़े मुश्किल हैं और नाम के उलट ये ज़मीन में बहुत रेयर यानी दुर्लभ नहीं है, मिलते हैं, लेकिन इनकी माइनिंग और खासकर प्रोसेसिंग वो मुश्किल होती है और पर्यावरण के लिए भी थोड़ी हानिकारक होती है। और चीन ने इसमें, आप कह सकते हैं, महारत हासिल कर ली है। अच्छा, और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? किस काम आते हैं ये अपनी खास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से आज की जो हाईटेक इंडस्ट्री है उसके लिए लगभग अनिवार्य हैं। मतलब इनके बिना काम नहीं चल सकता। आपका स्मार्टफोन है, उसकी स्क्रीन, इलेक्ट्रिक कारों की मोटर, विंड टर्बाइन के जनरेटर, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, सैटेलाइट्स, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। समस्या ये है कि दुनिया की करीब 80-90% सप्लाई पर चीन का कब्जा है। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा। तो जब वो इनके निर्यात कोटा को कम करता है, जैसा कि उसने 2025 में फिर किया है, तो बाकी देशों की इंडस्ट्री पे सीधा असर पड़ता है। जापान, अमेरिका, भारत, यूरोप, सब पर। तो ये चीन की तरफ से सिर्फ एक व्यापारिक चाल है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? मतलब वो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है क्या? इसे सिर्फ एक बिजनेस टैक्टिक मानना शायद थोड़ी भूल होगी। कई विश्लेषक मानते हैं कि ये वैश्विक तकनीकी विकास की रफ्तार पर अपना नियंत्रण बनाने की एक भू रणनीतिक जियो स्ट्रेटेजिक चाल है। चीन जानता है कि दुनिया इन खनिजों के लिए उस पर निर्भर है और वो इस निर्भरता का इस्तेमाल अपने जियोपॉलिटिकल लक्ष्यों के लिए कर सकता है। भारत जैसे देशों के लिए तो ये सीधा खतरा है, क्योंकि ये हमारे महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी मिशन और हमारे रक्षा उत्पादन को धीमा कर सकता है। तो भारत और दूसरे देश क्या कर रहे हैं इसका मुकाबला करने के लिए? कुछ कर भी रहे हैं या बस चिंता ही कर रहे हैं? नहीं, हाथ पर हाँपले में ही बैठे हैं। भारत अब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ देशों के साथ साझेदारी करके सप्लाई के नए स्रोत तलाश रहा है। साथ ही इस पर भी रिसर्च हो रही है कि क्या इन रेयर अर्थ का इस्तेमाल कम किया जा सकता है या इनके कोई विकल्प ढूंढे जा सकते हैं। और क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो गठबंधन है, वो भी मिलकर एक भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश यही है कि चीन का जो ये एकाधिकार है, ये मोनोपोली है, उसे तोड़ा जाए और ग्लोबल सप्लाई चेन को ज्यादा लचीला, ज्यादा रेजिलिएंट बनाया जाए। ठीक है। चलिए अब जरा स्वास्थ्य क्षेत्र की एक अच्छी खबर देखते हैं। मलेरिया की एक वैक्सीन है R21, उसका अफ्रीका में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हुआ है और खबर है कि भारत भी इसे अपनाने की सोच रहा है। ये कितनी बड़ी कामयाबी है? ये बहुत बड़ी कामयाबी है वाकई में, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो हर साल मलेरिया का शिकार होते हैं और उनमें सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। मलेरिया अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में, भारत में भी एक बहुत बड़ी जन स्वास्थ्य चुनौती रहा है लंबे समय से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहले RTS नाम की एक वैक्सीन को मंजूरी दी थी और फिर ये R21M वैक्सीन को भी मंजूरी दी, और ये दोनों ही मलेरिया को रोकने में काफी असरदार साबित हुई हैं। पर भारत के लिए इसका क्या महत्व है? मैंने सुना भारत की एक कंपनी भी इसे बना रही है। बिल्कुल, पुणे में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, हाँ, विच R21 वैक्सीन का एक प्रमुख उत्पादक है। ये भारत के लिए गर्व की बात है। 2025 में इस वैक्सीन का अफ्रीका के कई देशों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू हो चुका है और अब भारत सरकार भी इसे अपने राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत में मलेरिया से होने वाली मौतें और बीमार पड़ने वालों की संख्या में यकीनन काफी कमी आ सकती है। और अच्छी बात यह भी है कि हमारी अपनी संस्था ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, वो एक स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन बनाने पर भी काम कर रही है। अरे वाह! तो इसके फायदे सिर्फ स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं होंगे फिर तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके कूटनीतिक और वैश्विक फायदे भी हैं। भारत वैक्सीन मैत्री या वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत, जैसा हमने कोविड के समय भी देखा था, हाँ बिल्कुल, अफ्रीका और एशिया के दूसरे जरूरतमंद देशों को ये वैक्सीन मुहैया कराकर अपनी साख और अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। और साथ ही ये जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य हैं SDGs, उनमें से लक्ष्य नंबर 3 जो अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण पर है, उसे हासिल करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा ये। वैश्विक पटल पर एक और गतिविधि है जो ध्यान खींच रही है। रूस और बेलारूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़ापाद 2025।
खबर है कि नाटो देश इस पर बड़ी कड़ी नजर रखे हुए हैं। ये अभ्यास इतना अहम क्यों माना जा रहा है? जापाद अभ्यास जो है वो हमेशा से ही पश्चिमी देशों, खासकर नाटो के लिए एक तरह से चिंता का सबब रहा है। ये रूस और बेलारूस का एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास है जो आमतौर पर हर 4 साल में होता है। 2021 का अभ्यास भी काफी विवादों में था, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के बाद माहौल काफी बदल गया है। हाँ, सही बात है। अब इस तरह के अभ्यास को ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है, ज्यादा बारीकी से देखा जा रहा है। तो इस बार के अभ्यास में क्या खास है, और क्या यूक्रेन युद्ध के बाद इसका संदेश कुछ अलग नहीं हो जाता? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, एकदम। बताया जा रहा है कि ज़ापाद 2025 जो है वो पारंपरिक लड़ाई के तरीकों के साथ साथ साइबर वॉरफेयर, मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए जंग, और न्यूक्लियर डिटोरेंस यानी परमाणु हमला रोकने की अपनी ताकत दिखाने पर ज्यादा केंद्रित है। और जाहिर है, यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में रूस के जो पड़ोसी देश हैं, खासकर बाल्टिक देश लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, वो इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक सीधे खतरे के तौर पर देख रहे हैं। नाटो भी इसे रूस की बढ़ती आक्रामकता के सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। और भारत का इस पर क्या रुख है? हम कहाँ खड़े हैं इस सब में? भारत यहाँ एक बहुत ही संतुलित, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना रहा है। भारत इस अभ्यास में सीधे हिस्सा नहीं ले रहा है, बल्कि एक पर्यवेक्षक, एक ऑब्जर्वर की भूमिका में है। और ये भारत की विदेश नीति की एक तरह से खासियत रही है, संतुलन साधना। एक तरफ रूस हमारा पुराना और महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है, हाँ, दूसरी तरफ हम अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ भी अपनी रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। तो पर्यवेक्षक बनकर भारत रूस के साथ अपने संबंध भी बनाए रख रहा है और पश्चिमी देशों को सीधे नाराज करने से भी बच रहा है। लेकिन हाँ, इस तरह के अभ्यास और उन पर दुनिया की जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। आखिर में चलते हैं भारत की अपनी जड़ों की ओर। हमारी जो अद्भुत सांस्कृतिक विविधता है, उसकी एक झलक देखते हैं। असम और मेघालय की तीवा जनजाति और उनके अनोखे जोनबिल मेले की बात हो रही है। क्या खास है इसमें? तीवा जनजाति, जिन्हें लालुंग भी कहा जाता है, वो भारत की कई अनूठी जनजातीय संस्कृतियों में से एक है, बहुत खास है। ये मुख्य रूप से असम के मैदानी इलाकों और मेघालय से सटी पहाड़ियों में रहते हैं। इनकी अपनी भाषा है, अपनी परंपराएं हैं और समाज का अपना एक खास ताना बाना है। और इनका ये जोनबिल मेला क्यों इतना अनोखा माना जाता है? क्या होता है इसमें? जोनबिल मेला, जो असम के मारीगांव जिले में लगता है, वो शायद दुनिया के उन चंद बचे हुए मेलों में से है जहां आज भी वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम जिंदा है। सच में? बार्टर सिस्टम आज के जमाने में? हाँ, सोचिए, आज के डिजिटल युग में भी एक ऐसी जगह जहां चीजों का लेन देन बिना पैसे के होता है। पहाड़ों पर रहने वाले जो तिवा समुदाय के लोग हैं, वो अपनी उपज जैसे अदरक, हल्दी, मिर्च वगैरह लेकर आते हैं और मैदानी इलाकों के तिवा और दूसरे समुदायों के लोगों से चावल, मछली, कपड़े जैसी अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये अलग अलग समुदायों के बीच सदियों पुराने रिश्तों और सद्भाव का प्रतीक है। ये तो सचमुच बहुत दिलचस्प है। और आजकल ये समुदाय क्यों चर्चा में है? कोई खास वजह? हाँ, हाल के समय में खासकर मेघालय में रहने वाले जो तिब्बा समुदाय के लोग हैं, उनकी तरफ से ज्यादा स्वायत्ता और अपनी पहचान को संवैधानिक मान्यता दिलाने की मांग उठी है। वो अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, ताकि आधुनिकता की इस दौड़ में उनकी परंपराएं कहीं खो ना जाएं। ये एक तरह से अपनी जड़ों को बचाने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई है। तो इसका क्या महत्व है हमारे लिए? हमें क्यों जानना चाहिए इसके बारे में? इसका महत्व दोहरा है मेरे ख्याल से। एक तो ये हमें भारत की जो अविश्वसनीय जनजातीय विविधता है और उनका जो पारंपरिक ज्ञान है, उसकी याद दिलाता है, जिसे सहेजना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर इन समुदायों को संवैधानिक संरक्षण और विकास योजनाओं का सही लाभ मिलता है, तो ये न सिर्फ उनके सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करेगा, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी जिंदा रखेगा। और ये पहचान पूरे देश की धरोहर है। तो आज हमने कई अलग अलग कड़ियों को देखा। देश में राजनीतिक बदलाव है, तकनीक में आगे बढ़ने की एक ललक है, पड़ोस में अस्थिरता की चिंता भी है, महिलाओं की बढ़ती ताकत दिख रही है, दुनिया में संसाधनों की खींचतान है, स्वास्थ्य की नई उम्मीदें हैं, वैश्विक सैन्य समीकरण बदल रहे हैं और अपनी ही धरती की सांस्कृतिक जड़ें भी हैं। इन सबको जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? शायद यही कि भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से बदलते और कह सकते हैं जटिल माहौल में अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इन बिखरी हुई सी लगने वाली घटनाओं को एक साथ रख के देखें, जैसे एक तरफ तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश है,
तो दूसरी तरफ रेयर अर्थ जैसे संसाधनों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने की चुनौती है, या फिर जापात जैसे अभ्यास में रूस और पश्चिम के बीच संतुलन साधने की कूटनीति है। ये सब मिलकर एक बड़ी कहानी कहते हैं। ये कहानी है एक ऐसे भारत की जो दुनिया के बदलते समीकरणों के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी को हर कीमत पर बनाए रखना चाहता है और अपने हितों को साधना चाहता है। हाँ, यहाँ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, क्या ये तमाम घटनाएं, चाहे वो तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम हो, या नेपाल जैसे पड़ोसी देश में उथल-पुथल हो, या फिर तिवाजा जैसी जनजाति का अपनी पहचान और हक मांगना हो, क्या ये सब किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत दुनिया में अपनी भूमिका को अब एक नए नजरिए से देख रहा है और उसे एक नया आकार देना चाहता है? इस पर विचार करने से शायद हमें आने वाले कल की एक धुंधली सी ही सही पर तस्वीर दिख सके।